हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल पर बातचीत करूंगा। इसके पहले आदिकाल और भक्तिकाल पर भी मैंने 2 लेक्चर तैयार किया था। उम्मीद है कि आप लोग उसको सुनकर दोबारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरी एक कोशिश थी कि आप लोगों को एक दृष्टि दी जाए और उम्मीद है कि आप लोगों को उससे ज़रूर लाभ हुआ होगा। कमेंट्स में देख रहा था तो एक व्यूअर ने उसमें लिखा था, जो कि अब हमारे छात्र भी हो सकते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने 5 बार पढ़ा था, फिर भी अभी भी उसमें उनको कठिनाई होती है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है उसे जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई चीज़ें उसमें आती रहेंगी और उसके लिए एक परिपक्व बुद्धि और एक उम्र की ज़रूरत होती है। जहाँ तक मैंने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा, वो एमए जब जेएनयू में मैं गया तब हमें पढ़ने का मौका मिला। ग्रेजुएशन तक तो हम उनके जो मशहूर पंक्तियाँ थीं या किसी कवि से संबंधित कोई उदाहरण था तो उसको याद कर कर और आंसर लिख कर और अच्छे नंबर से पास हो जाते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि इसी इतिहासकार को आगे पढ़ना होगा और कई बार पढ़ना होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सोचकर और अपने अनुभव के आधार पर ये महसूस मैंने किया कि इस तरीके का एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कम समय में और सरलता से कैसे पढ़ा जाए। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उस पर बातचीत करनी चाहिए। उसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं लगातार आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि वर्तमान समय में जो भी परीक्षा का सिस्टम है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उसमें 3 चीज़ों पर मैं ध्यान देता हूँ कि आपका जो नॉलेज हो, ज्ञान हो, सब्जेक्टिव रूप में भी मजबूत हो, ऑब्जेक्टिव भी मजबूत हो, और इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो आपको विशेष कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका जो क्लियर होना चाहिए जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अभी तक मेरे जो 2 वीडियोज़ थे उस पर काफ़ी लोगों ने उसको देखा, कमेंट्स किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो उसी के कड़ी में मैं अपने बीए के बच्चों को और एमए के बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो केवल देखने की ज़रूरत है और मेन पॉइंट्स जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है उसको समझने की ज़रूरत है। और जो बच्चे अभी शुरुआती दौर में हैं, अभी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बाद में एमए करेंगे और फिर नेट की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी ये काफ़ी सार्थक सीरीज हो सकती है। ठीक है। तो आज हम रीतिकाल पे बात करने जा रहे हैं। रीतिकाल पर जब बातचीत करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन के समय इसको मध्यकाल कहा था और रीतिकाल नाम दिया था इधर। ठीक। और इसका जो समय था, समय संवत, जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना समय जो है वो संवत में लिखते हैं और फिर बाद में ईस्वी में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1643 से 1843 के बीच में इसका समय होता है। संवत में 1700 से लेकर 1900 और ईस्वी में 1643 से लेकर 1843। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीसरा वीडियो है, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता हो गया होगा कि -57 करेंगे जब संवत में से तो ये बराबर क्या होगा, ईस्वी। अब कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि संवत में ये है और ईस्वी में दूसरा है। कई बार इसलिए बताना पड़ता है कि परीक्षाओं में जब आप जाएंगे तो कई बार जो एग्जामिनर होता है या फिर पेपर्स होते हैं वो विक्रम संवत में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि परीक्षा लगातार कठिन होती जा रही है। तो पेपर जो बनाने वाले होते हैं उनके भी दिमाग में अलग अलग तरीके के प्रश्न चलते हैं कि इस बार ईस्वी में न पूछकर संवत में पूछ लिया जाए। ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नहीं तो आसानी के लिए अन्य इतिहासकार जो रहे हैं वो काफ़ी आराम से कि इसको 1000 से इतना मान लिया जाए, फिर सीधे सीधे मानते हैं, मतलब कि एक पूर्ण इकाई में। लेकिन यहाँ पर आपको 1643 से लेकर 1843 के बीच में ही याद करना है, वरना आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। ये जो यहाँ नामकरण है, उत्तर मध्यकाल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर है, राजनीतिक जो इतिहास है उसके आधार पर।
और जो रीतिकाल है वो प्रवृत्ति के आधार पर। इसी तरीके से वीरगाथा काल का नाम भी प्रवृत्ति के आधार पे था और भक्ति काल का भी नाम प्रवृत्ति के आधार पे था। तो ये रीति क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। रीति का जो होता है सामान्य अर्थ होता है परिपाटी, ठीक, या फिर परंपरा या फिर पीढ़ी। यानी जो रीतिकाल के कवि हैं वो अचानक नहीं आए हैं, उनकी भी एक परंपरा रही है, उनकी एक परिपाटी रही है। किस चीज़ की? क्योंकि एक खास ये अर्थ में यहाँ पर रीति दिया गया है। ये इसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, लक्षण ग्रंथ लिखे गए और उसके आधार पर कविताएं की गई। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि रीतिकाल के जो कवि हैं उनके पहले आचार्य शब्द लगा रहता है। जैसे वर्तमान समय में अगर कोई पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, उसी तरह से रीतिकालीन कवियों के पहले आचार्य लगता है। आप भक्तिकालीन कवियों में बहुत कम देखेंगे और रीतिकालीन कवियों में आदिकालीन कवियों में भी बहुत कम देखेंगे। लेकिन रीतिकालीन जो कवि थे वो लक्षण ग्रंथ बनाते थे, मतलब कि सिद्धांत की भी स्थापना करते थे और रचनाएं करते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका नाम रीतिकाल रखा गया। और कहाँ से ये परंपरा चली आ रही है, यही पहली बार नहीं थे जो सिद्धांत बना रहे थे। इसके पहले आप लोगों ने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें कई आचार्य थे, मतलब 6 संप्रदाय हैं। उन 6 संप्रदायों में जो थे आचार्य थे, संप्रदाय और आचार्य, जिसमें कि आपने आचार्य भरत, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, कुंतक, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा। तो एक तो ये आचार्य थे और दूसरे जो रीतिकाल के कवि थे ये भी आचार्य थे। तो इसीलिए इसका नाम रीतिकाल पड़ा था। और फिर बाद में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग इसका नामकरण किया है। रीतिकाल भी आदिकाल की तरह ही है, जिसके नाम को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। ठीक वैसे ही जैसे आपकी फैमिली में कोई पहला बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके नाम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि इसका नाम क्या रखा जाए। बहुत लोग, सारे लोग अलग अलग हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। बाद में एक कोई नाम फेमस हो जाता है। कौन नाम फेमस होता है? जो उसका रजिस्टर में जब स्कूल जाता है तो फेमस हो जाता है। फिर दूसरा जो बच्चा आता है तो उसका नाम रखने में उतना दिक्कत नहीं होती है। फिर तीसरा बच्चा आता है तो फिर क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। पहले का नाम आदिकाल था तो उसका नाम, फिर दूसरे का नाम भक्तिकाल हो गया, फिर तीसरे का अलग नाम हो गया, फिर चौथे का अलग। तो ये समझने के प्रोसेस में बता रहा हूँ कि आदिकाल के नामकरण को लेकर काफ़ी विवाद था, उसी तरीके से रीतिकाल के नाम को लेकर भी था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया था वो रीतिकाल नाम दिया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और जो मैंने रीतिकाल का अर्थ बताने का प्रयास किया कि ये परिपाटी, परंपरा, पीढ़ी से लिया गया है। और किस लिए? क्योंकि इस काल के जितने भी कवि थे वो संस्कृत काव्य शास्त्रीय कवियों के आधार पे या फिर उनका नकल करते हुए लक्षण ग्रंथ बनाते थे और फिर कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको आचार्य कहा गया और कहा गया कि ये एक परंपरा से जुड़े हुए हैं। इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काफ़ी गंभीरता से अध्ययन किया है, जिस पर हम बातचीत करेंगे। इसका अध्ययन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी भूमिका में पहले लिखा है, भूमिका में लिखा है कि जो रीतिकालीन कवि हैं उनका जो कवि परिचय है या जीवन परिचय है वो कहाँ से उन्होंने लिया है। तो उन्होंने लिया है कि मिश्र बंधुओं की किताब मिश्र बंधु विनोद से लिया है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचय किसके किताब से लिया है। तो आप बताएंगे मिश्र बंधु विनोद। क्या लिया है? कवि परिचय, ठीक, कवि परिचय लिया है। अब मिश्र बंधु से ही लग रहा है, जैसे क्रिकेट में देखेंगे तो कई बंधु खेलते हैं, जैसे पठान बंधु हो गए, अभी पांड्या बंधु चल रहे हैं। उसी तरीके से साहित्य में भी कई बंधु थे जो कि साहित्य के लिए एकदम समर्पित थे। उसमें से ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक।
इन्होंने मिलकर सन 1913 ईस्वी में एक किताब लिखा मिस्र बंधु विनोद, जिसमें कि 5000 कवियों का इन्होंने वो किया था, कलेक्शन किया था एक जगह। ठीक है, तो ये है। और यही नहीं, इनके एक पिताजी भी थे जो हिंदी साहित्य में वो भी काम कर रहे थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। उनका नाम है बाल दत्त मिश्र। तो कई बार एग्जाम में सवाल आ भी सकता है कि मिश्र बंधु तो साहित्य में थे ही, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो आप ध्यान में रखिए। ठीक, तो वहाँ से इन्होंने रीतिकालीन कवियों का परिचय लिया है और ईमानदारी से बता दिया है कि कहाँ से लिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक खास विशेषता ये भी रही है, इसका अध्ययन करते हुए उन्होंने रीतिकाल को 3 प्रकरण में बांटा है। पहला जो प्रकरण है वह है प्रकरण 1, सामान्य परिचय। आपने देखा कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जितना भी पढ़ा है, तो प्रकरण 1 जो था वो सामान्य परिचय था। प्रकरण 2 में था जो रीति ग्रंथकार कवि हैं उनके बारे में, रीति ग्रंथकार कवि। ठीक, रीति ग्रंथ लिखने वाले कवि, इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा। ठीक, तो रीति में पहले क्या आता था, जब आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, लेकिन यहाँ पर रीति का अर्थ है कि जिसमें अलंकार भी आए, ठीक, जिसमें रस भी आए, जिसमें गुण भी आए, ये सबको मिला के ये सब रस बोला करते थे पहले, रीति बोला करते थे। ठीक है, तो ये एक व्यापक अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, तो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। प्रकरण 3 में क्या है, प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि, रीतिकाल के अन्य कवि। तो 3 प्रकरणों में बांटा है। एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो आदिकाल था वो 4 प्रकरण में था, भक्तिकाल 6 प्रकरण में, और जो रीतिकाल है वो 3 प्रकरण में है। तो प्रकरण से ही पता चल रहा है कि बहुत ही मतलब इसमें रुचि लेकर नहीं लिखा गया है, 3 ही प्रकरण में इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। कई बार कमेंट्स करके बच्चे पूछते हैं कि वो रिसर्च के लिए टॉपिक उनको चाहिए, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि रीतिकाल पर बहुत कम काम हुआ है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई शोध करना चाहता है तो रीतिकाल को अपना विषय वस्तु बना सकता है। उसमें ऐतिहासिक चेतना, उस समय के जो शासक थे, कुछ उसमें शासक थे जो कि रचनाएं लिख भी रहे थे, तो मैनेजर पांडे ने एक किताब का संपादन भी किया है, तो उसको आधार बनाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। वो रीतिकाल को केवल दरबारी और श्रृंगार काल करके ही बहुत ही उपेक्षित टाइप का कर दिया गया है, तो उससे हटकर आप उस समय की महिलाओं की स्थिति क्या थी, या फिर महिला जो लेखिकाएँ थीं उन पर रिसर्च कर सकते हैं, उनको खोज सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। तो जितने भी लोग रिसर्च करना चाहते हैं उस रीतिकाल को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो खैर, मैं अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही इस पर बातचीत कर रहा हूँ और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अध्ययन करते हुए जो 3 प्रकरण में इसको विभाजित किया है, उसमें तीनों प्रकरण में अलग अलग क्या क्या विषय वस्तु रहेंगे। तो सामान्य परिचय, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जो पहली लाइन ही आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हिंदी काव्य अब अपने प्रौढ़ावस्था में पहुंच गया था या प्रौढ़ता में पहुंच गया था। पहला ही वाक्य है। आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों के पास होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी काव्य अब प्रौढ़ता को पहुंच गया था, ऐसे करके एक पंक्ति है, को पहुंच गया था। मतलब जो आदिकाल था उसमें हिंदी काव्य अपने शुरुआती दौर में था, भक्ति काल में और परिपक्व हुआ, और रीतिकाल में जाते जाते ये प्रौढ़ता की स्थिति में चला गया। अगर कविता को हम एक व्यक्ति मान लिए, तो जैसे
प्रौढ़ता कितना साल का होता है, कोई 40 साल के आसपास का होता है तो उसे प्रौढ़ कहा जाता है। इसके जो ऊपर होता है वो प्रौढ़ में आता है। ठीक है, तो मतलब कि ये और परिपक्व की स्थिति में चले गई थी कविता, ये कहना था उनका। दूसरा, उन्होंने ये अध्ययन किया कि जो लक्षण ग्रंथ लिखने की परिपाटी रही है वो क्या है। लक्षण ग्रंथ की परिपाटी, इसमें कहाँ से शुरुआत की जाए, इस पर बातचीत किया है उन्होंने ये कहा है कि इस काल के जो कवि हैं वो कवि हैं कि आचार्य भी हैं। ठीक, क्योंकि जो कवि थे वो तो लक्षण ग्रंथ लिखते थे और अपने को आचार्य मानते थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको आचार्य न मानकर कवि माना है। कुछ कवि हैं जो आचार्य और कवि दोनों हैं, और बाकियों को उन्होंने खारिज कर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि ये आचार्य लायक नहीं है। जिस तरीके से संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, उन्होंने काव्यांगों का विवेचन किया है, उस तरह से रीतिकाल के कवियों ने नहीं किया है। इसलिए इनको केवल कवि माना जाए, आचार्य नहीं माना जा सकता है। हालांकि केशवदास और चिंतामणि, इन सब को लेकर उन्होंने विचार किया है कि इन्होंने प्रयास किया है हिंदी साहित्य में काव्यांगों को विकसित करने का, इसको योगदान माना जा सकता है। लेकिन अगर वो इसको अपने को आचार्य मानते हैं तो फिर थोड़ा सा इस पर वो सोचने की बात करते हैं। ठीक है, तो कवि और आचार्य को लेकर डिबेट होने लगा कि रीतिकालीन कवि केवल कवि हैं कि आचार्य हैं या दोनों हैं। कई बार सवाल पूछा भी जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासतौर से देव को लेकर सवाल पूछा जाता है कि वो कवि हैं कि आचार्य हैं, तो इसका उत्तर दोनों होता है। ठीक है, बाद में जब बात करेंगे देव को तो ये रीतिकालीन कवि हैं। इसी तरीके से भिखारी दास का नाम आता है। रीतिकाल में दो तरीके के प्रश्न बनते हैं कि प्रथम कवि कौन है रीतिकाल का और प्रथम आचार्य कौन है, और अंतिम कवि कौन है और अंतिम आचार्य कौन है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा भी। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी दिमाग में रखे रहिए। अभी हम बातचीत कर रहे हैं इस पर। तो आचार्य को लेकर हुआ, फिर इसके नामकरण को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में लिखा है कि इस काल की जो खास प्रवृत्ति दो ही थी, एक वीर रस, एक श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जा रही थी और साथ में वीर रस की कविताएं। श्रृंगार रस की कविताएं कुछ ज़्यादा लिखी जा रही थी और इतना ज़्यादा लिखी जा रही थी कि वो अश्लीलता की तरफ पहुंच गई थी। और ये जो अश्लील पर कविताएं लिखी जा रही थी वो जनता के आग्रह पर नहीं थी, बल्कि उस समय के जो आश्रयदाता थे उनके आधार पर थी। तो मतलब इसमें श्रृंगार वर्सेस वीर, ठीक, श्लील साहित्य वर्सेज अश्लील, मतलब रीतिकाल में इस तरीके से दो पक्ष विपक्ष टाइप का भी है। अब जनता, ये कहा जाता है कि उस समय जनता एकदम हाशिए पे थी। कवियों के केंद्र में, के रचनाओं के केंद्र में जनता कोई नामो निशान नहीं था। जिस तरीके से भक्ति काल में जनता केंद्र बिंदु थी, कबीर जनता को संबोधित कर रहे थे, तुलसीदास जनता को केंद्र में रखकर रचनाएं कर रहे थे, और सूरदास कृष्ण को लेकर, तो उसमें तो समाज है। लेकिन रीतिकाल में जनता एकदम, समाज जो है वो गायब है। तो ये आश्रयदाता, ठीक। तो अब अगर प्रवृत्ति पे बात करें, नामकरण के हिसाब से उन्होंने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि कविताएं जो लिखी गई हैं वो श्रृंगार और वीर दोनों में लिखी गई हैं, ज़्यादातर श्रृंगार में लिखी गई हैं, तो इसको श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है। ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि कई बार लोग इसको श्रृंगार बोल देते हैं, जो कि ये अलग है, बोलने में थोड़ा सा जो जीवा है लटपटा जाती है, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये श्रृंगार है। ठीक है, तो ये है, तो श्रृंगार काल कह सकते हैं, उन्होंने ये छूट दी। लेकिन श्रृंगार रस में इतनी रचनाएं होने लगीं कि वो अश्लीलता को छूने लगीं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो वो उस समय के राजाओं का था। ठीक है, तो आप याद रखिए कि सन 1643 से 1843 के बीच में कौन कौन शासक रहे हैं। मुग़ल शासक थे, उसमें धीरे धीरे जो मुग़ल का भी अंत होने वाला था, उसमें कुछ निरंकुश शासक भी आ गए थे, जैसे कि एक शासक का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, तो आप जानते होंगे। तो आप जब इतिहास भी पढ़ सकते हैं, राजनीतिक इतिहास इसके साथ। ठीक है, तो नामकरण को ध्यान में रखते हुए इसको शुक्ल जी ने कहा कि श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका जो नामकरण किया है
वो रीतिका। अगर इसी के साथ प्रवृत्ति की बात कर ली जाए तो इसमें प्रवृत्ति भी पूरी छिपी हुई है कि उस समय श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी जा रही थी, वीरता प्रधान कविताएं लिखी जा रही थी, भूषण इत्यादि जो कवि थे। ठीक है, अश्लीलता को सीधे नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें जो नायक नायिका की बात है, ठीक, नायक नायिका भेद, इसको आधार बनाकर जो कविताएं लिखी जा रही थी वो, और जनता हाशिए पर थी, जनता केंद्र में नहीं थी, और आश्रित सारे जितने भी कवि थे वो दरबारी थे। ठीक है, और कुछ कवियों ने प्रेम परक कविताएं भी लिखी, तो ये श्रृंगार में ही आ जाएगा वो। तो धीरे से आपको धीरे धीरे प्रवृत्ति भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, और फिर बाद में इसी सामान्य परिचय के अंतर्गत ही प्रकरण 1 के अंतर्गत ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाए, रीतिकाल का जो प्रवर्तन किया वो कौन किया, इसको लेकर भी काफ़ी डिबेट हुआ। और कई बार एग्जाम में सवाल भी आता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं। कई दावेदार हैं, उसमें केशव हैं और चिंतामणि मुख्य रूप से दावेदार हैं। ठीक है, तो केशव को और चिंतामणि के बीच अगर चुना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो उन्होंने चिंतामणि को चुना है। आप जब एग्जाम में आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपका उत्तर होगा चिंतामणि। ठीक है, इसके पहले केशवदास आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास से बहुत चिढ़ते थे। उनके बारे में तो उन्होंने लिखा कि केशव हृदयहीन कवि थे। ठीक है, एक जो कवि के अंदर सहृदयता और भावुकता होनी चाहिए वो केशव के पास नहीं थी। तो कई बार सवाल भी आता है कि केशव कवि हृदयहीन कवि थे, केशव हृदयहीन कवि थे, ये आ जाता है कई बार। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो चमत्कार के बारे में, जो अलंकार के बारे में इन्होंने एक परिभाषा दी है कि भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित, वो अलंकारवादी नहीं बल्कि चमत्कारवादी हैं। अब इतिहास पढ़ेंगे तो ये सब पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगी। तो काफ़ी केसों से चिढ़े हुए हैं और इनको कवि तक नहीं मानते हैं। और हमको यहाँ तक लगता है कि रामचरितमानस के विरोध में रामचंद्रिका नाम से केशवदास ने एक रचना लिखी जो कि एक रात में लिखी गई थी। ठीक है, तो उसकी भाषा शैली काफ़ी कठिन है, तो उसकी भी आलोचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि सभी को मालूम है कि कहाँ से इन्होंने विषय वस्तु को लिया है, रामचंद्रिका की विषय वस्तु को। सारी चीज़ों की आलोचना करते हैं, लेकिन एक चीज़ की वो बड़ाई करते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उसका नाम है संवाद योजना। संवाद योजना, केशव की जो संवाद योजना है, अब ये संवाद किसके किसके बीच है, अंगद और रावण के बीच में। ठीक है, तो इसकी उन्होंने खुलकर बड़ाई की है। तो ये हो गया, लेकिन प्रवर्तक के रूप में उन्होंने चिंतामणि को लिया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत ये है कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में एक आता है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत। ठीक, और इसका जो उत्तर होता है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोग लिखते हैं, जो कि गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये लिखा था कि केशव हृदयहीन कवि थे, उनके पास हृदय नहीं था, और जो एक कवि के अंदर सहृदयता और भावुकता होनी चाहिए वो केशव के अंदर नहीं थी। ठीक है, लेकिन केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा था, बल्कि कविता कौमुदी, मैंने पहले ही दिन क्लास में बताया था कि कविता कौमुदी जो कि रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, जहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई मैटर लिए हुए हैं, जिससे कि उन्होंने मिश्र बंधुओं से लिया, कविता कौमुदी से लिया, ब्रज माधुरी से लिया, हिंदी कवित रत्नमाला से लिया। तो उसमें एक कविता कौमुदी भी है, जिसके पहले भाग में पेज नंबर 171 पर ये लिखा गया कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत देव ने कहा है। ठीक, तो अभी तक जितनी भी मैंने भी परीक्षाएं दी, मैं भी याद करके जाता था कि कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था तो देखा कि कठिन काव्य का प्रेत तो देव ने कहा है। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इतना, हमको लगता है कि रिसर्च कर नहीं जाते हैं। कुछ
पहले वर्षों के पेपर्स उठा लेते हैं और इसके हिसाब पे प्रश्न बना देते हैं। तो आप लोग भी एक बार कविता कौमुदी देखिएगा भाग 1, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि देव ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हृदयहीन कवि कहा है और काफ़ी इनकी आलोचना की है। एक तरीके से इनको नहीं पसंद किया है। नहीं तो रीतिकाल के हिसाब से देखा जाए तो जो केशव हैं वो बड़े भी हैं, वो एक तरीके से भक्ति काल के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, लेकिन उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवर्तक न मानकर चिंतामणि को माना है। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा और चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अब हम बातचीत करेंगे कि जो प्रकरण 2 है, जिसमें रीति ग्रंथकार कवि, मतलब ऐसे कवि जो सिद्धांत बनाते थे, लक्षण ग्रंथ बनाते थे और फिर रचना भी करते थे। ठीक है, तो उनको कहा गया रीति ग्रंथकार कवि। इसमें चिंतामणि से लेकर, अब चिंतामणि आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्विरोध तरीके से प्रवर्तक हो गए हैं। तो चिंतामणि से लेकर पद्माकर तक जितने भी कवि हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा और रचनाएं लिखी, इसीलिए इनको रीति ग्रंथकार कवियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तमाम कवियों के बारे में बातचीत करते हुए लगभग एक सी बातें कही हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चिंतामणि के बारे में कुछ कुछ उसी तरीके से मिलती हुई बातें हैं, देव के बारे में भी हैं, भिखारी दास के बारे में भी हैं, पद्माकर के बारे में हैं, घनानंद और आलम के बारे में सेम कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं। अब वो चीज़ें कौन सी हैं मैं उसको थोड़ा सा इंडिकेट कर दूंगा। जैसे पहला है कि अनुप्रास, अनुप्रास शब्द कई कवियों के उसमें जोड़ कर लिखा है। दूसरा है भाषा शब्दांड, भाषा शब्द आडंबर। ठीक है, ये तीसरा कई बार वो लिखते हैं कि इनकी विशुद्ध भाषा ब्रज, विशुद्ध ब्रज भाषा। कई बार लिखेंगे इनकी सी, इनकी सी, या फिर लिखेंगे इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं। फिर लिखेंगे कि स्निग्ध, सरल, सरस। ठीक है, इस तरीके से भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं। बातें अलग अलग रहती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय में क्या होता है कि कन्फ्यूजन होने लगता है, मिलते जुलते कथन से प्रतीत होने लगते हैं। बात की जा रही है देव के बारे में, बाद में पता चला ये देव तो नहीं बल्कि ये पद्माकर के बारे में बात कही गई है, या फिर ये मतीराम के बारे में बात कही गई है। तो जब भी आप रीतिकाल का अध्ययन करें और शुक्ल जी की किताब पढ़ें तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखिए और अलग से नोट कर लीजिए। मैंने नोट किया था, ये संभव नहीं था कि मैं अलग अलग उस पर बोलूं, याद भी नहीं हो सकता है कथन। कभी मौका मिलेगा तो हम अलग से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक संकेत मैं कर दे रहा हूं कि आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मिलते जुलते शब्द रहेंगे। अनुप्रास, भाषा शब्दांड आडंबर, विशुद्ध ब्रज भाषा, इनकी सी, इनके जैसा कोई नहीं है, इनकी भाषा स्निग्ध सरल, ये है ऐसे। ठीक है, और लिखेंगे कि दूसरा कोई नहीं है, ऐसा भी प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ कई, और सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि कई बार जैसे केशव दास है और भिखारी दास, ठीक, इन दोनों लोगों के नाम में दास लगा है तो ये लिख देंगे कि दास जी ने कहा है। अब कौन दास जी ने कहा है ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई जगह आप देखेंगे कि दास जी ने संवाद योजना का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया। संवाद योजना आ जाएगा तो फिर आप पकड़ लेंगे। बाकी भिखारी दास का भी अगर दास लिख देगा तो आप कन्फ्यूजन होने लगेंगे कि ये केशव दास के बारे में बात हो रही है कि भिखारी दास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मिलते जुलते कथन हैं जो पढ़ते वक्त बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
आप जब रीतिकाल बचपन के दिनों में पढ़ा करते थे तो 4-5 कवि थे, जिसमें कि केशवदास थे, बिहारी, घनानंद, देव, ठीक, भूषण। ये 4-5 कवि थे जिनका आपको पहले से ही परिचय रहा होगा। तो केशव को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले से ही थोड़ा सा नापसंद करते थे, लेकिन बिहारी लाल के काफ़ी प्रशंसक थे। बिहारी को पर काफ़ी खुश थे वो, और उनके बारे में तो इतने सारे कथन हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में आते हैं। बिहारी लाल, उनके बारे में ये कहा जाता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि श्रृंगार रस की अगर बात की जाए कि श्रृंगार रस में जिन लोगों ने रचनाएं की हैं उनमें बिहारी का मान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उन्होंने लिखा कि बिहारी के एक एक दोहे साहित्य में रत्न की तरह हैं, ठीक। और फिर इनके बारे में लिखा है कि कोई भी कवि का यश उसके रचना के परिमाण के आधार पे नहीं, मतलब रचना की संख्या के आधार पे नहीं, बल्कि गुण के आधार पे होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहारी ने केवल एक ही रचना की, सतसई। बीए के बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए कि 7 × 100 ऐसी रचना जिसमें 700 दोहे हों, ठीक है, तो वो सतसई के अंतर्गत आते हैं। या इनकी संख्या सोरठे भी हो सकते हैं, दोहे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बिहारी थे वो दोनों में लिखते थे। तो ये चीज़ें हैं। तो ख़ास तौर से बिहारी सतसई में अलग अलग 2 तरीके की संख्याएँ आती है। कोई बोलता है कि 719 है, कोई बोलता है कि 713 है। इन पे एक किताब लिखा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उन्होंने 713 माना है। तो आप ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि किसी कवि का यश केवल खूब ढेर सारी रचनाओं के आधार पे नहीं हो सकता है, बल्कि कोई एक रचना हो और उसमें काफ़ी अच्छा हो, गुण हो, ठीक है। तो वो बिहारी सतसई है। और सही मायने में बिहारी सतसई हिंदी की उन रचनाओं में शामिल है जिस पे बहुत सारी अलग से टीका टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये है। और उन्होंने लिखा है कि एक जगह प्रबंध और मुक्तक में अंतर करते हुए लिखा है, बिहारी के संदर्भ में ही, कि अगर प्रबंध को, अब आपको दिमाग में आना चाहिए प्रबंध क्या है और मुक्तक। प्रबंध के शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ है कि ऐसी कोई रचना जो बंधी हुई हो, और मुक्तक मतलब खुली हुई हो। प्रबंध का भी हम शाब्दिक अर्थ ही यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो ये है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रबंध जो है ये वनस्थली है, तो जो मुक्तक है ये क्या है, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। ये बिहारी के संदर्भ में उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक। और बिहारी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि बिहारी कल्पना की समाहार शक्ति के लिए जाने जाते हैं, प्लस भाषिक सामासिक भाषा के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि बिहारी के लिए फेमस भी है कि कम शब्द में बहुत बड़ी बातें, मतलब गागर में सागर भरने की कला बिहारी के अंदर थी। तो उसी को आधार में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितना अधिक होगी, वह कवि उतना ही सामासिक रूप से और भाषिक रूप से मजबूत होगा, पूर्ण होगा। यह जो क्षमता है ये बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान है। इस तरीके से उनका एक कथन है। आप जब पढ़ेंगे तो मेरी बात आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो बिहारी पे तो एकदम से खुश थे। इसके अलावा उन्होंने भूषण, घनानंद, आलम, सबके बारे में कोई ना कोई उनका कथन आता ही रहता है। तो आप जब किताब पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकरण 3 में। प्रकरण 3 में क्या है, प्रकरण 3 के अंतर्गत रीतिकाल के अन्य कवि। अन्य कवि, इसका अध्ययन करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके 6 वर्गीकरण किए हैं, 6 वर्गों में बांटा है इसको। अब कौन कौन से वर्ग हैं? पहला वर्ग जो है वो श्रृंगारी कवियों का है। ऐसे कवि जो श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखते थे, श्रृंगारी कवि।
जिसमें कि घनानंद का नाम सबसे पहले आता है। आप जानते हैं कि घनानंद रीतिमुक्त के कवि माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रीतिमुक्ति जैसा कोई बातचीत नहीं हो रही है, बस जो अन्य कवि हैं उन्हीं में घनानंद यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, वो भी श्रृंगारी कवियों के अंतर्गत। दूसरे जो कवि हैं वो कथा प्रबंधकार, जो कथा इत्यादि लिखते थे। खासतौर से इसमें सबल सिंह का नाम आता है, जिन्होंने महाभारत लिखा था। वहाँ सबल सिंह महाभारत लिखा था। संस्कृत में तो वेद व्यास ने लिखा था, लेकिन रीतिकाल में महाभारत नाम से सबल सिंह ने लिखा। ठीक। तीसरा इसमें इन्होंने किया वर्णनात्मक प्रबंध। ठीक। चौथा किया है सूक्तिकार। इस युग के ये काफ़ी फेमस सूक्तिकार लोग हैं, जिसमें कि बृंद का नाम आता है। ठीक है, बैताल का नाम आपने सुना होगा, ये है। और घाघ कवि थे ये, गिरिधर। ये लोग सूक्ति प्रधान कविताएं लिखते थे, जिसमें कि कुछ नीति के तत्व होते थे। ठीक। पांचवा जो वर्ग है वो है आपका ज्ञानोपदेशक पद्यकार, ज्ञानोपदेशक पद्यकार। और छठा में है भक्त कवि। तो ये 6 वर्गीकरण उन्होंने किया है कवियों का अलग अलग हिसाब से। तो इसमें घनानंद का नाम है, फिर बोधा, आलम, ठाकुर, ये लोग भी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकरण 3 में किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अध्ययन किया है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, और ये मेरा प्रयास आपको और वहाँ पर थोड़ा सा लाभान्वित करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा वीर रस की फुटकल कविताएं भी, फुटकल खाते में वीर रस के कवियों को रखा गया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल नाम से हमेशा कोई न कोई एक जरूर कवियों का ग्रुप बनाया रहता है। जैसे कि आदिकाल में उन्होंने विद्यापति को रखा और अमीर खुसरो को, भक्ति काल में रहीम को रखा था, जो कितने बड़े कवि जिनके दोहे भारतीय जनमानस में एकदम रचे बसे हैं। और फिर रीतिकाल में उन्होंने रखा भूषण को। भूषण, ध्यान देने वाली बात यह है कि रीतिकाल में 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ये चारों कविताएं लिखते थे, जिसमें कि आप चिंतामणि, भूषण और मतीराम का तो नाम जानते होंगे ठीक से, लेकिन जटाशंकर उपेक्षित रह गए हैं, इन पर उतना कोई विचार नहीं किया है। तो जो रिसर्च करना चाहता है वो अब खोजे कि क्या जटाशंकर ने भी कोई रचना की है और क्या लिखा है, तो ये एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो भूषण खासतौर से जो शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों के दरबारी कवि थे, और इन पर भी उन्होंने शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक नाम से, शिवा बावनी नाम से बल्कि लिखा है। अच्छा, रीतिकाल में एक कन्फ्यूजन ये भी आता है कि अलंकार जो ग्रंथ हैं उसमें अलंकार की बात की गई है, लेकिन उनका जो आप टॉपिक देखेंगे तो उनका अलग कुछ नाम रहता है। जैसे भाषा भूषण, ये जसवंत का है, तो इसमें लगेगा कि ये भाषा के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम, ये भी अलंकार है। इसी तरीके से शिवराज भूषण, ये भी अलंकार ग्रंथ है। ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरी कोशिश थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र से जो रीतिकाल है उसका अध्ययन कैसे किया जाए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 प्रकरणों में बांटकर उसका अध्ययन किया है। प्रकरण 1 जो सामान्य परिचय था, उसमें काफ़ी उन्होंने डिबेट किया कि भाई इसका जो इसमें जो कवि हैं वो आचार्य हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अगर आचार्य हैं तो वो संस्कृत जो काव्य शास्त्र के आचार्य हैं उनके जैसे नहीं हैं। ठीक है, हिंदी में उन्होंने प्रयास किया है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। फिर केशव दास की आलोचना और उनकी अच्छाई को बताते हुए फिर बिहारी पर बहुत उन्होंने सकारात्मक टिप्पणियाँ लिखी। फिर इसके बाद रीति काल के नामकरण और उसकी प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और जो रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार रहे हैं
उन पर बातचीत किया और कई बार तो रम जाते हैं, इसीलिए मिलता जुलता कथन लगने लगता है। तो यही सावधानी रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना कि पैराग्राफ में से ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं काट लेते हैं, और जहाँ मातेराम लिखा है बल्कि उसको हटाकर उसके आगे की पंक्ति जोड़ देंगे, तो आप परीक्षार्थी क्या होते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। मतलब कि एक ही टाइप के अगर कथन है तो फिर किसी को भी दिक्कत हो सकती है। तो सावधानी से एग्ज़ाम में जाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मेरा प्रयास था कि रीतिकाल को कैसे समझा जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभप्रद साबित हो रहा होगा। बहुत सारे कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि लोग इसको सीरियसली देख रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप अपने जो विषय है उसकी विषयनिष्ठ जानकारी भी हो, सब्जेक्टिव जानकारी भी हो, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी जानकारी हो, और इंटरव्यू में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करें। और जैसे ही आप सक्सेस हों तो जहाँ भी आप पढ़ाने जाएं वहाँ पर एकदम ऊर्जा के साथ और विश्वास के साथ आप क्लास में पढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। वरना ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं, बाकी जब क्लास में बोलने की बारी आती है तो बहुत दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे और हम भी आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। ख़ास तौर से मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो तैयारी कर रहे हों, वो तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे होंगे या फिर मैं बता रहा हूँ तो उनको पता चल रहा होगा, ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके होंगे। तो दोबारा उन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करें जहाँ पर मैंने फोकस किया है देखने के लिए। और जो बीए और एमए के बच्चे हैं वो अपने तैयारी को और मजबूत करते हुए वो तो पहले से ही सचेत हो जाएंगे, और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से पढ़ने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।